हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद संदीप नागर में। आज मैं आपके लिए एक टेस्ट सीरीज लाया हूं, जो टेस्ट सीरीज आपकी क्लास 11th के चैप्टर नंबर फर्स्ट से है, द लिविंग वर्ल्ड। तो इस चैप्टर के अंदर हम लिविंग वर्ल्ड के अब तक प्रीवियस ईयर्स में नीट के अंदर आए हुए क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे। तो अब तक कितने क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर में, टोटल अब तक जो है इस चैप्टर से 29 क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर में। तो उन 29 क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा विद आंसर। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। निम्नलिखित में से कौन सा लिविंग थिंग्स का एक एक्सक्लूसिव करेक्टर है। तो वो देखना आप सबसे पहले, आपको कौन कौन सा हमें करेक्टरिस्टिक्स आपने पढ़ी हैं लिविंग थिंग्स के करेक्टर के बारे में आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से करेक्टर हैं। नंबर फर्स्ट है आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस। तो आपको पता सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है, मतलब कि केमिकल रिएक्शंस, इट मीन केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो बॉडी के अंदर होती हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है अकर इन विट्रो। इन विट्रो का मीन है बॉडी के बाहर, तो वो बॉडी के बाहर नहीं होती हैं, वो बॉडी के अंदर होती हैं। इसलिए ए ऑप्शन जो हो गया आपका इनकरेक्ट हो गया। तो ए ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। सेकंड ऑप्शन आपका इंक्रीज इन मास फ्रॉम द इनसाइड बॉडी। क्या बॉडी के इनसाइड में मास इंक्रीज होगा? तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि बॉडी के ओवरऑल मास जो होता है वो बॉडी का वो इंक्रीज होता है, ना कि इनसाइड केवल। नेक्स्ट आपका परसेप्शंस ऑफ द इवेंट हैपनिंग इन द एनवायरमेंट एंड देयर मेमोरी। हमें देखना कि एनवायरमेंट और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास में इवेंट्स, जो एनवायरमेंट के अंदर जो इवेंट्स होते हैं उनको देखने की या उनको मेमोरी करने की उनके पास में क्षमता होती है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, देख लेते हैं अगला ऑप्शन, देख लेते हैं पहले अभी। इंक्रीज इन मास बाई एक्यूमुलेशन ऑफ मेटेरियल बोथ ऑन सरफेस एज वेल एज इंटरनली। क्या मास इंक्रीज होता है? मटेरियल जो भी एक हमारे पास में लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका मास इंक्रीज हो रहा है। मास इंक्रीज होने के लिए उसके साथ साथ ऑन सरफेस, क्या वो मास सरफेस पर भी, सरफेस के अंदर तो होता ही होता है, इंटरनली तो होता ही होता है, क्या सरफेस के ऊपर भी? तो जो हमारी बॉडी का सरफेस है उसके ऊपर कोई भी मास इंक्रीज नहीं होता, केवल इंटरनली ही हमारी बॉडी के अंदर का ओवरऑल मास जो है वो इंक्रीज करता है। तो इसलिए डी ऑप्शन भी आपका गलत है। तो आपका सी ऑप्शन सही है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सब एनवायरनमेंट की जो घटनाएं होती हैं उनको मेमोरी कर पाती हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आपका, द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी अनएक्सपेक्शनली डिस्टिंग्विश फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी फॉर। कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किस तरीके से नॉन लिविंग थिंग्स से अलग हैं, किस किस की बेसिस पे अलग हैं। तो आपको ऑप्शंस देखने हैं। पहला ऑप्शन है आपका इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट एंड प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन। तो क्या ये एनवायरनमेंट के साथ में इंटरेक्शन करते हैं और वहाँ से एक तरीके से इनके अंदर एवोल्यूशन होता है। तो देखो ये ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि एनवायरनमेंट के साथ में नॉन लिविंग थिंग्स भी इंट्रैक्शन करती हैं। ठीक है, उनका भी इंट्रैक्शन रहता है। वो भी जैसे कि एक तरीके से लोहे में जंग लग जाता है तो वो एक तरीके से इंट्रैक्ट कर रहा है, कोई ना कोई फैक्टर उस पर डिपेंड कर रहा है, कोई ना कोई फैक्टर उसकी बॉडी को चेंज कर रहा है। ठीक है, तो ये इंट्रैक्शन करता है एनवायरनमेंट के साथ में। नेक्स्ट ऑप्शन आपका रिप्रोडक्शन। तो ये भी आपका ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन इसलिए गलत है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे नहीं है जो रिप्रोड्यूस कर पाए। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं, म्यूल आपका ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कभी भी रिप्रोडक्शन नहीं करता है। नंबर थर्ड आपका ग्रोथ एंड मूवमेंट। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ और मूवमेंट करते हैं, ये बात सही है, बट नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ग्रोथ और मूवमेंट करते हैं। आप देखते हैं हम किसी वस्तु को धकेल के उसे मूवमेंट करा सकते हैं। ठीक है ना। जो पहाड़ियाँ या बड़े बड़े जो पर्वत होते हैं उनकी जो ग्रोथ है वो थोड़ी थोड़ी बढ़ती या घटती रहती है। ठीक है, तो उनके अंदर ग्रोथ और मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, बट बहुत ही कम जगह पे। ठीक है। नेक्स्ट है आपका रेस्पॉन्सिवनेस टू टच। क्या वो टच करने से रेस्पॉन्स करते हैं? तो केवल ये ही आपका यहाँ से नॉन लिविंग और लिविंग में
अलग करने के लिए कर रहा है। जो लिविंग वाले हैं वो टच करने से रेस्पॉन्सिबल करते हैं और नॉन लिविंग आपके टच करने से रेस्पॉन्सिबल नहीं करते। तो आपका डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपका बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड क्वेश्चन, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन विद सेलुलर लेवल। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है, तो उसके बारे में देखेंगे। आपको देखना सेलुलर लेवल से होती है या फिर ऑर्गेनिज्मिक लेवल से होती है या एटॉमिक लेवल से होती है या सब माइक्रोस्कोपिक लेवल से होती है। ठीक है, तो आपने पढ़ा है पहले ही, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक यूनिट जो होती है वो सेल होती है। बट बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन वो सेल्स के लेवल से स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, तो वो ऑर्गेनिज्म लेवल से भी स्टार्ट नहीं होगी, वो एटॉमिक लेवल से भी स्टार्ट नहीं होगी, वो होगी सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूल लेवल से। एटॉमिक लेवल की बात करते हैं तो एटॉमिक लेवल में हमें केमिकल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगी, मतलब केमिस्ट्री की ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगी। सब एटॉमिक के अंदर हमें फिजिक्स की ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगी। माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूल लेवल की हम देखेंगे या फिर सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूल लेवल के अंदर आएंगे तो वो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके अंदर। तो ये ऑर्गेनाइजेशन का लेवल होता है, सबसे पहले आपका आता है सब एटॉमिक लेवल, फिर आता है एटॉमिक लेवल, फिर आता है आपका सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूल लेवल, फिर आता मॉलिक्यूलर लेवल, फिर आता सेलुलर लेवल, फिर आता आपका टिश्यू लेवल, फिर आता आपका ऑर्गन लेवल, फिर आता आपका ऑर्गन सिस्टम लेवल। इस तरीके से बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का लेवल ऊपर तक कम्युनिटी इकोसिस्टम बायोमास तक पहुंचता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका करेक्ट है वो डी ऑप्शन करेक्ट है। तो सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूल लेवल पे बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होती है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 4, सिलेक्ट द करेक्टिवली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो। तो मैंगो का आपको साइंटिफिक नेम देखना, जो मैंगो का नाम कार्लियस लिनियस ने मैंगो का नाम दिया था साइंटिफिक नेम। तो साइंटिफिक नेम में हमें पता मैंगो का नाम मैग्नीफेरा इंडिका होता है। तो यहाँ पे देखेंगे हम, तो मैग्नीफेरा सबसे पहले हम जीनस का नाम लिखते हैं, तो मैग्नीफेरा जीनस का नाम है, इंडिका स्पीशीज का नाम है। तो हम यहाँ से इस ऑप्शन को करेक्ट कर सकते हैं, बट ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। क्यों करेक्ट नहीं है? यहाँ पे क्या है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल के अंदर बताया कि भाई पहला नाम जो हम लिखेंगे वो आपका जीनस का होगा, सेकंड नेम हम जो लिखेंगे वो आपका स्पीशीज का होगा। बट एक और रूल ये बनाया था कि अगर उसके अंदर हम साइंटिस्ट का नाम भी लिखना चाहे बाद में, तो साइंटिस्ट का नाम भी हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करके लिख सकते हैं। तो इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है आपका। ठीक है, मैग्नीफेरा आपके जीनस का नाम हो गया, इंडिका आपकी स्पीशीज का नाम हो गया और लीनियस आपका साइंटिस्ट का नाम हो गया। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द रूल्स ऑफ ICBN। ICBN क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। तो बॉटनिकल नोमेनक्लेचर का जो इंटरनेशनल कोड है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको देखना है कि कौन सा इसके अगेंस्ट है, कौन सा रूल इसके अगेंस्ट है। नंबर फर्स्ट ऑप्शन आपका, हैंड रिटन साइंटिफिक नेम्स शुड बी अंडरलाइंड। तो ये इसके रूल में था कि भाई जो हैंड रिटन जो होंगे, अगर हम हाथ से किसी नाम लिखते हैं, मतलब किसी ऑर्गेनिज्म को हम एक तरीके से डिस्कवर कर रहे हैं और उसका हम खुद नेम बनाएंगे, तो अपने हैंड रिटन जो लिखेंगे तो उसके अंदर हमें अंडरलाइन करना होगा। इस तरीके से उसके अंदर अंडरलाइन करना होगा हमें, स्पीसीज के नीचे भी और जीनस के नीचे भी। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन एवरी स्पीसीज। तो ये ऑप्शन तो इसके लिए करेक्ट है, ये ऑप्शन अगेंस्ट नहीं है इसके। नेक्स्ट ऑप्शन आपका हो गया, एवरी स्पीसीज शुड हैव ए जेनेरिक नेम एंड ए स्पेसिफिक एपिथ। तो प्रत्येक स्पीसीज का जब नाम बताएंगे हम, तो उसका पहला नेम जो होगा जेनेरिक नेम, जीनस का नाम, और दूसरा नाम स्पेसिफिक नेम होगा। ये भी ICBN या बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर आता है, ये भी इसके अगेंस्ट नहीं है। नेक्स्ट है आपका, साइंटिफिक नेम आर लैटिन एंड शुड बी इटालिक्स। तो साइंटिफिक नेम जो होगा वो लैटिन में होगा, बट उसे हम इटालिक्स के अंदर लिखेंगे। ये भी आपका रूल था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर। बट यहाँ पे देखते हैं अब हम, ये आपका ऑप्शन डी है फिफ्थ क्वेश्चन का, जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम शुड बी रिटन इन स्टार्टिंग विद स्मॉल लेटर्स। क्या जेनेरिक और स्पेसिफिक नेम दोनों स्मॉल लेटर में स्टार्ट करेंगे हम उनको? बिल्कुल गलत। यहाँ पे जो जेनेरिक नेम होगा उसे हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे, जबकि हम स्पीसीज वाले नेम को हम आपका
स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे, तो इसलिए ICBN के जो अगेंस्ट है आपका ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी करेक्ट है आपका। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन, नॉमनक्लेचर इज governed by certain universal rules which one of the following contrary to the rules of nomenclature। तो आपको गवर्नमेंट के द्वारा कुछ यूनिवर्सल, कुछ संसार के अंदर रूल्स दिए गए, तो वो रूल्स नॉमनक्लेचर के कुछ रूल्स थे, तो निम्नलिखित यहाँ पे आपको रूल्स दिए हुए हैं, इन रूल्स में से कौन सा रूल कॉन्ट्री है, उस नॉमनक्लेचर के कॉन्ट्री का मतलब कौन सा रूल विरोध में चलता है, ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन आपका द नेम्स आर रिटन इन लेटिन एंड आर इटालिक्स, तो जो नेम लिखे गए वो लेटिन और इटालिक्स में थे, बिल्कुल सही बात है, ये इसके रूल्स के अगेंस्ट नहीं है, तो यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट आपका व्हेन रिटन बाय हैंड द नेम आर टू बी अंडरलाइन, जब हमें हैंड से अपना नाम लिखेंगे तो वो अंडरलाइन करना होगा, ये भी ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज, तो बायोलॉजिकल नेम्स क्या हम किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, तो ये ऑप्शन, ये जो है नॉमनक्लेचर के विरुद्ध में है, तो ये नॉमनक्लेचर के लिए गलत। नेक्स्ट आपका एक ऑप्शन और देख लेते हैं हम, नेक्स्ट ऑप्शन भी है, इसको और देख लेते हैं। द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट, पहला वर्ड जो होगा वो जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा वर्ड जो होगा वो स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये भी ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे हम जो बात करी थी, हमने कॉन्ट्री की बात करी थी कि नॉमनक्लेचर के विरुद्ध में कौन सा काम है, तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं, ये गलत है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपका 7 क्वेश्चन, ICBN स्टैंड फॉर, तो ICBN की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ बॉटनिकल नॉमेन्स, तो ये आपका गलत है। इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, इंडियन कोड ये भी गलत है, इंडियन कांग्रेस ये भी गलत है, तो आपका ऑप्शन पहला इसमें सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑफ दिस आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 8, बायोसिस्टमेटिक्स एम्स एट, तो बायोसिस्टमेटिक्स एम्स क्या है, बायोसिस्टम का जो एम था वो क्या था, सिस्टमेटिक्स का एम क्या था। सिस्टमेटिक्स क्या है, सिस्टमेटिक्स के अंदर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का रिलेशनशिप देखते हैं, उसकी क्लासिफिकेशन करके, आइडेंटिफिकेशन करके, नॉमेनक्लेचर करके, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि वो सारी जो चीज़ रखी गई थी, वो सिस्टम में जो बनाया था उसका एम क्या था। तो सबसे पहले देखेंगे हम पहला ऑप्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन ब्रॉड मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर, क्या जो क्लासिफिकेशन थी ऑर्गेनिज्म लेवल की वो मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर पे थी, बिल्कुल गलत भाई। मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर पे, जो मॉर्फोलॉजिकल का मतलब केवल एक्सटर्नल करेक्टर, केवल एक्सटर्नल करेक्टर को बायोसिस्टम बनाया नहीं, जो हमने आइडेंटिफिकेशन की ऑर्गेनिज्म की या फिर जो उनकी क्लासिफिकेशन करवाई वो केवल बाहरी करेक्टर को देख करके नहीं बनाया। मॉर्फोलॉजिकल का मतलब एक्सटर्नल करेक्टर, बाहर वाले करेक्टर। नेक्स्ट है आपका डिलिमिटिंग वेरियस टैक्सा ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड एस्टेब्लिश्ड देयर रिलेशनशिप्स, उनके जो रिलेशनशिप थे उनके बीच में जो टैक्सा ऑर्गेनिज्म के, उनको डीलिमिट करना, उनको तोड़ना, क्या इसका एम था। बायोसिस्टम का एम, जो टैक्सा वाली जो हमने कैटेगरीज बनाई थी, जो एस्टेब्लिश किए थे, उनके बीच का रिलेशनशिप क्या वो तोड़ना था, तो ये भी गलत ऑप्शन हुआ। नेक्स्ट आपका है द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड एस्टेब्लिश देयर फाइलोजेनी एंड टोटलिटी ऑफ वेरियस पैरामीटर्स फॉर्म एज ऑल फील्ड ऑफ स्टडीज, तो जो क्लासिफिकेशन थी ऑर्गेनिज्म की वो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बेस पे, मतलब उनके माता पिता के करेक्टर के बेस पे, जो पुराने पूर्वज थे, जो मतलब कि हजारों वर्ष पुराने पूर्वज थे, उनकी हिस्ट्री के बेस पे एवोल्यूशन किया, ठीक है, इनके हिस्ट्री के बेस पे काम किया, तो ये ऑप्शन जहाँ तक है वो सही है। अगला ऑप्शन और पढ़ लेते हैं एक बार, आइडेंटिफिकेशन एंड अरेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ साइटोलॉजिकल करेक्टर, तो इनकी जो आइडेंटिफिकेशन की या फिर ऑर्गेनिज्म को अरेंज किया वो साइटोलॉजिकल करेक्टर पे किया, साइटोलॉजिकल मतलब सेल के बेस पे किया, ये ऑप्शन भी गलत है। तो आपका जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही है, जो बायोसिस्टम के अंदर जो क्लासिफिकेशन की गई वो उनके पूर्वजों को देख करके, उनके एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को देख करके की गई थी, ठीक है। विभिन्न अलग अलग तरीके के फील्ड के अंदर स्टडी करके उनको देखा गया, तब वो काम किया गया था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 9 के अंदर आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 9 जो है द बुक जेनरा प्लेंट्रम वाज गिवन बाई, तो आपकी जेनरा प्लेंटम जो बुक थी वो किसके द्वारा दी गई, एंगलर,
प्रेंटल के द्वारा या फिर बेनेंथम होकर के द्वारा या फिर बेसी के द्वारा या फिर हर्ट्शियंस के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। तो इन्होंने जो अपनी बुक दी थी ये, ठीक है, ये इसकी बुक थी। इन्होंने इस बुक के अंदर क्या किया, इन्होंने इस बुक के अंदर आइडेंटिफिकेशन को ईजी बनाया। जो आइडेंटिफिकेशन की थी इन्होंने अपनी बुक के अंदर, उस आइडेंटिफिकेशन को ईजी बनाया। दूसरा, इन्होंने अपनी बुक के अंदर 202 ऑर्डर और 202 जीनस के बारे में, 202 ऑर्डर और 202 जीनस के बारे में एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 क्वेश्चन, लीनियस इज क्रिएटेड विद, तो लीनियस ने क्या क्रिएटेड किया, बताओ। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, डेवलपमेंट, डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोपिक, डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। तो ये जो आपका है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है। नेक्स्ट, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को लीनियस ने बनाया था, लीनियस ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को क्रिएट किया, ठीक है। नेक्स्ट आपका, लीनियस इवॉल्व ए सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कॉल्ड, लीनियस ने किस के सिस्टम को इवॉल्व किया, कौन से सिस्टम को इवॉल्व किया था, ये क्वेश्चन वही रिपीट हो गया आपका, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को इवॉल्व किया। आप देख रहे हो यहाँ पे नीचे की तरफ सारे क्वेश्चंस जो हैं हमारे, सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, हाँ, जो कि पहले क्वेश्चंस आ चुके हैं इस वीडियो के अंदर। टोटल 29 क्वेश्चन है, 29 के 29 क्वेश्चन जो आपको देखेंगे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखेंगे। अब तक जो नीट के अंदर जो टोटल क्वेश्चन आए हैं इस चैप्टर से वो 29 क्वेश्चन आए हैं, तो मैं उनको ही आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन आपका 1993 के अंदर आया। नेक्स्ट आपका है 12 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, द न्यू सिस्टमेटिक वाज इंट्रोड्यूस्ड बाई, न्यू सिस्टमेटिक जो टर्म थी वो किसने इंट्रोड्यूस की, तो न्यू सिस्टमेटिक टर्म वाला ये क्वेश्चन 19 के अंदर आया, 1990 के अंदर आया। और इसको टर्म को किसने दिया था, ऑप्शन नंबर आपका सी इज करेक्ट, ठीक है। तो जूलियन हॉक्सले ने इसको, इस टर्म को न्यू सिस्टमेटिक नाम दिया, और ये जो उसने नाम दिया था वो दिया था नाम 1940 के अंदर, ठीक है, 1940 के अंदर। तो इसने अपना जो न्यू सिस्टमेटिक नाम दिया, न्यू सिस्टमेटिक नाम, नया नाम निकाला, वो 1940 के अंदर नाम दिया, और ये 1988 के अंदर ये आपका क्वेश्चन आया था नीट के अंदर, AIPMT के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर देखना हमें, मैच द कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड ऑन द हाउस फ्लाई क्लासिफिकेशन एंड सेलेक्टिवली दी करेक्ट ऑप्शन यूजिंग कोड ऑफ द गिवन बिलो। तो आपको नीचे देखना, आपकी हाउस फ्लाई की क्लासिफिकेशन आपको दी हुई है ये, तो आपको नाम देखने हैं उसमें क्या क्या है। तो आपकी यहाँ पे देखना, सबसे पहले ए ऑप्शन, यहाँ पे ये ऑप्शन दे रखे हैं आपको, मैच करने हैं आपको कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड में। तो आपको यहाँ पे देखना है सबसे पहले फाइलम, जो आपका अर्थ्रोपोडा फाइलम का नाम होता है, आपने पढ़ा होगा, जिसके अंदर सारे इंसेक्ट आते हैं, ठीक है। इंसेक्ट जो होते हैं, इंसेक्टा ये क्लास का नाम है, ठीक है। और आपका जो ऑर्डर है वो आपका है डिप्थीरिया, और फैमिली जो आपकी है वो तुम्हारी मुस्किडाई, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए मैच करता है वो थर्ड वाले से मैच करता है, बी मैच करता है वो फर्स्ट वाले से मैच करता है, सी मैच करता है वो फोर्थ वाले से मैच करता है, और डी मैच करता है वो सेकंड वाले से मैच करता है। तो आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द कॉमन करेक्टरिस्टिक्स, और जो ये क्वेश्चन है आपका नीट सेकंड वाले पेपर में 2016 के अंदर आया था, 2016 में नीट सेकंड वाले पेपर में आया था, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो आया है कर्नाटका नीट के अंदर 2013 में आया है। तो इसको देखिए, द कॉमन करेक्टरिस्टिक्स बिटवीन टोमेटो एंड पोटैटो, तो टोमेटो और पोटैटो का जो कॉमन करेक्टरिस्टिक्स है वो मैक्सिमम एट द लेवल, कौन से लेवल पे, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो टोमेटो और पोटैटो जो हैं आपके, वो दोनों एक सेम फैमिली के अंदर देखने को मिलेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फैमिली। तो ये इनका ऑर्डर भी अलग है, इनका जीनस भी अलग है, इनका डिवीजन भी अलग है, बट इनकी फैमिली सेम है, और इनकी फैमिली का नाम है सोलेंसियाई, ठीक है। तो इनकी फैमिली जो होती है सोलेंसी फैमिली है। तो सोलेंसी फैमिली के अंदर आने वाले पोटैटो और टोमेटो दोनों होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम 15 क्वेश्चंस की। 15 क्वेश्चन आपका 15th क्वेश्चन पर चलिए। 15th क्वेश्चन आपका मेंस में 2012 में आया है ये क्वेश्चन। तो देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज साइंटिफिकली
विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइंटिफिकली करेक्टली नेम करेक्टली प्रिंटेड अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर एंड करेक्टली डिस्क्राइब्ड। तो आपको यहाँ पे करेक्टिवली नेम देखने कौन सा नेम करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन में आपको मैच करने हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले मैं ऑप्शन वाइज आपको क्रिएट करता हूँ। ऑप्शन ए जो आपका मस्का डोमेस्टिका, तो मस्का डोमेस्टिका जो होता है ये हाउस फ्लाई है, ठीक है, ना कि आपका हाउस लिजार्ड है। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, ठीक है, ये हाउस लिजार्ड नहीं है, हाउस फ्लाई है। आपका नेक्स्ट आपका प्लाज्मोडियम फेलिसेरापेरम, ठीक है, प्लाज्मोडियम फेलिसेरापेरम ये सही है। ये प्लाज्मोडियम का नाम होता है, प्रोटोजोअन्स पैथोजेंस है, कॉजिंग मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ मलेरिया, जो कि सीरियस टाइप का मलेरिया करता है। ऑप्शन सही है, बट आगे के ऑप्शन हम देख लेते हैं। आगे के ऑप्शन को मैं करेक्ट करा दे मतलब बता देता हूँ आपको, एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आपका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। जो प्लाज्मोडियम फेलिसेरापेरम जो होता है वो एक प्रोटोजोआ होता है और ये पैथोजेंस होता है जो कि हमारी बॉडी के अंदर मलेरिया कॉज कराता है। तो आपने पता है मलेरिया कॉज कराता है प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम के अंदर भी अलग अलग स्पीशीज हमें देखने को मिलती हैं जो हमें अलग अलग टाइप का मलेरिया कराती हैं। तो ये प्लाज्मोडियम जो फेलिसेरापेरम है ये बहुत ही खतरनाक मलेरिया हमें कराने का काम करता है। ऑप्शन सी था आपका फेलिस टिग्रिस। फेलिस टिग्रिस जो आपका इंडियन टाइगर वेल प्रोडक्ट इन गिरफ्रूट। तो फेलिस जो होती है आपकी फेलिस टाइगर नहीं होता, फेलिस जो कैटेगरी आपकी कैट के अंदर आती, तो कैट के लिए फेलिस बोलते हैं हम, कैट के लिए फेलिस को बोलते हैं। तो आपका नेक्स्ट है आपका डी ऑप्शन, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। डी ऑप्शन ई कोलाई। ई कोलाई मीन एंटा अमीबा कोलाई। तो ई कोलाई का मतलब एंटा अमीबा नहीं होता, ई का मतलब होता है एस्केरिसिस कोलाई। तो ये एक बैक्टीरिया का नाम है, एस्केरिसिस इसके अंदर जीनस है, कोलाई इस की स्पीशीज है। तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो आपका जो ऑप्शन जो मैच कर रहा है वो कंप्लीटली बी ऑप्शन मैच कर रहा है, तो आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज करेक्टिवली मैच्ड द पर्टिकुलर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो आपको कुछ टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज दी हुई हैं, उनको मैच करके देखना आपको, ठीक है। तो मैच करके देखेंगे हम यहाँ पे। सबसे पहले टाइगर के लिए टिग्रिस स्पीशीज का नाम है, बिल्कुल सही है। टाइगर की जो टाइगर को जो हम साइंटिफिक नेम में स्पीशीज को बोलेंगे वो टिग्रिस बोलेंगे, ठीक है। तो ये सही है ऑप्शन, बट और ऑप्शंस को भी मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ, और ऑप्शंस को भी देखते हैं। सेकंड ऑप्शन है आपका यहाँ पे, ये ऑप्शन है, ये 16 क्वेश्चंस के ऑप्शन है यहाँ पे। 16वां क्वेश्चन का कटल फिश। कटल फिश मॉलस्का क्लास। मॉलस्का बेटा क्लास नहीं होती है, मॉलस्का जो होता है एक फाइलम का नाम है, ठीक है। तो मॉलस्का आपका फाइलम का नाम है, ये क्लास नहीं है। ह्यूमन से प्राइमेटा। प्राइमेटा जो होता है आपका, प्राइमेटा फैमिली नहीं है, प्राइमेटा जो होता है आपका ऑर्डर के अंदर आता। तो जो ह्यूमंस होते हैं प्राइमेटा ऑर्डर के अंदर आते हैं, फैमिली नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। हाउस फ्लाई मस्का ऑर्डर। मस्का बेटा जो नाम है वो ऑर्डर का नाम नहीं है, मस्का आपका जीनस का नाम है, ठीक है। मस्का जो होता है वो जीनस का नाम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर नहीं, तो इसलिए आपका जो पहला वाला ऑप्शन था जो टिग्रिस है वो टाइगर है, टाइगर का नाम है, और टाइगर को स्पीशीज जो है वो टिग्रिस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन को देखते हैं। स्पीशीज आर कंसीडर्ड एज। जो स्पीशीज होती हैं उसको हम कंसीडर्ड करते हैं। तो रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, लोएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन माइंड विच कैन नॉट बी डिफाइंड इन एब्सोल्यूट टर्म, रियल यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन डिवाइज्ड बाय टैक्सोनॉमिक्स। तो आप यहाँ पे देखने हैं रियल बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन की, बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका, यही आंसर है, रियल बेसिक यूनिट है, ठीक है। और ऑप्शंस को भी चेक करते हैं। तो हमने भी देखा भाई जो क्लासिफिकेशन की बेसिक यूनिट है वो स्पीशीज ही है, यही हमने पढ़ा था, ठीक है। लोएस्ट यूनिट भी है, बट यहाँ पे जो ज़्यादा जो ऑप्शन करेक्ट रहेगा वो ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, क्योंकि वो रियल बेसिक यूनिट है, बेसिक यूनिट है सबसे बेसिक वाली, ठीक है। लोएस्ट नहीं बोल सकते हम, बेसिक को ज़्यादा वैल्यू देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन माइंड विच कैन नॉट डिफाइंड बाय इन एब्सोल्यूट टर्म। तो क्या ये आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट है ह्यूमंस का जो कि हमारे माइंड के अंदर डिफाइंड नहीं कर सकता, तो ये तो बिल्कुल ऑप्शन गलत है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है रियल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन डिवाइज्ड बाय टैक्सोनॉमिस्ट।
जो ये रियल यूनिट है, जो टैक्सोनॉमिक्स के बाइज क्लासिफिकेशन की रियल यूनिट टैक्सोनॉमिस्ट जो हैं, टैक्सोनॉमी के जो साइंटिस्ट हैं, उनके द्वारा डिवाइड की गई है, उनके द्वारा सलाह दी गई है इसको, ठीक है। तो इसके अंदर केवल एक ही होता है, एक नहीं, आपको जो लीनियस है उसने ही इसको टर्म को दिया था, तो इसलिए यहाँ पे सभी टैक्सोनॉमिक्स नहीं है, वहाँ पे उसने एक ने ही इसको काम किया था, तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। तो आपका ये ऑप्शन, आपका फर्स्ट ऑप्शन ज़्यादा करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में हम पढ़ेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस जनरल इन करेक्टर। तो सबसे कम जो करेक्टर हमें देखने को मिलते हैं कौन से करेक्टर के अंदर, तो आपको पता ही है सबसे कम करेक्टर जो हमें देखने को मिलेंगे वो आपके ऑप्शन नंबर डिवीजन के अंदर मिलेंगे, या फिर फैमिली के अंदर मिलेंगे, या फिर क्लासिफिकेशन के अंदर मिलेंगे। तो वो आपको जो सबसे लेस करेक्टर, जो हमको सबसे सेम करेक्टर दिखाई देते हैं, वो हमें स्पीसीज़ के अंदर दिखाई देते हैं। तो सभी जो ऑर्गन्स जो स्पीसीज होती है उसके अंदर हमें बहुत ही लेस करेक्टर दिखाई देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टैक्सोन इज द यूनिट ऑफ ग्रुप। तो टैक्सोन जो होता है वो किसकी यूनिट का ग्रुप है, ठीक है। तो टैक्सोन के अंदर अलग अलग ग्रुप हमें देखने को मिलेंगे। टैक्सोन, ये जो आपके ऑप्शन ए, सी और डी, ऑप्शन ए टैक्सोन है एक, ऑप्शन सी टैक्सोन है एक, ऑप्शन डी टैक्सोन है एक, ठीक है। तो टैक्सोन जो होता है एक यूनिट का ग्रुप है। तो किसका ग्रुप होता है? टैक्सोनॉमी यूनिट का ग्रुप होता है। टैक्सोनॉमी के अंदर हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है, वो सारे करते हैं। तो उनके अंदर जो टैक्सोन है, टैक्सा का मतलब हो गया, टैक्सोन का मतलब अलग अलग कैटेगरीज, ठीक है। तो जो अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, ठीक है, वो एक यूनिट का ग्रुप होती हैं। कौन से यूनिट का ग्रुप? टैक्सोनॉमी यूनिट का ग्रुप। तो इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन आपका 1996 के अंदर आया है। नेक्स्ट है आपका 20 क्वेश्चन सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ये क्वेश्चन आपका 1992 में आया था। तो आपको टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की कौन सी सीक्वेंस करेक्ट है, तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले क्या क्लास आती है, तो क्लास तो सबसे पहले नहीं आती है, ठीक है। डिवीजन आ जाता है, डिवीजन। तो हम बात करते हैं पहले फाइलम। फाइलम क्या है, डिवीजन क्या है? डिवीजन जो होता है हम प्लांट के केस में बोलते हैं, फाइलम हम एनिमल के केस में बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिवीजन, क्लास, फाइलम, ट्राइब, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज। तो यहाँ पे डिवीजन के बाद में क्लास आता है, क्लास के बाद में फैमिली नहीं आती, क्लास के बाद में ऑर्डर आता, तो इसलिए ये भी सीक्वेंस गलत है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिवीजन, क्लास, ऑर्डर। तो डिवीजन यहाँ पे सही है, फिर क्लास भी सही है, इसके बाद में ऑर्डर भी सही है, फैमिली भी सही है, ट्राइब भी सही है, जीनस, स्पीशीज। तो आपका जो ऑप्शन सी है इसमें आपकी करेक्ट सीक्वेंस दी हुई है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की। तो आपका ऑप्शन ये सही है। तो सबसे पहले डिवीजन आएगा, फिर इसके बाद में क्लास आएगी, फिर ऑर्डर आएगी, फिर फैमिली आएगी, फिर आएंगे ट्राइब। ट्राइब आपने नया नाम सुना होगा। 7 के अंदर 7 जो किंगडम 7 आपको कैटेगरीज दी गई थी, तो उन 7 कैटेगरीज से आपको ये अलग देखने को मिली है। इसके अंदर क्या होता है, ट्राइब के अंदर, ट्राइब आपका फैमिली और जीनस के बीच का एक ग्रुप होता है, इसे हम सब फैमिली भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको। ये क्वेश्चन 1992 में आया था। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 21 क्वेश्चन द टर्म फाइलम इज गिवन बाई। फाइलम जो टर्म थी वो किसने दी? ये भी क्वेश्चन 92 के अंदर आया है। तो जो फाइलम जो टर्म थी वो आपकी दी थी, किसने दी? क्यूवियर ने दी, या थियोफिटस ने दी, लीनियस ने दी, या फिर हैकल ने दी? वो आपकी दी थी हैकल ने, ठीक है। तो वो आपकी हैकल ने दी, ये टर्म आपकी जो हैकल ने दी। नेक्स्ट है आपका फाइलम का जो नाम दिया था वो हैकल ने नाम दिया था फाइलम का। नेक्स्ट है आपका ए ग्रुप ऑफ प्लांट और एनिमल विद सिमिलर ट्रेट ऑफ एनी रैंक। तो आप या तो प्लांट का ग्रुप लेते हैं या एनिमल का ग्रुप लेते हैं, अगर उनके अंदर सिमिलर ट्रेट हैं, ठीक है, तो उसकी रैंक को क्या नाम देते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे आप बताइए कौन सा क्वेश्चन है, एक बार आप चेक कीजिए। चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो यहाँ पे सबसे फर्स्ट ऑप्शन स्पीसीज है। स्पीसीज के अंदर भी हमको सिमिलर ट्रेट देखने को मिलते हैं, जीनस के अंदर भी हमको सिमिलर ट्रेट मिलते हैं, ऑर्डर के अंदर भी हमको सिमिलर ट्रेट मिलते हैं। बट यहाँ पे क्या बोला, एनी रैंक, जबकि ये खुद रैंक है। स्पीसीज एक रैंक है खुद, ठीक है, ऑर्डर खुद एक रैंक है, जीनस खुद एक रैंक है, तो ये अकेली रैंक हो गई ना। जबकि यहाँ पे टैक्सोन जो है वो कोई भी रैंक, टैक्सोन के अंदर आपको अलग अलग रैंक देखने को मिलेंगी। तो इसलिए जो आपका ऑप्शन डी है वो इज करेक्ट है, ठीक है। ये 92 के अंदर भी क्वेश्चन आया है और 91 के अंदर भी क्वेश्चन आया है, 2 बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका
ए टैक्सॉन इज, एक टैक्सॉन होता है ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, ए टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ए टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग। तो आपको यहाँ पे देखना है टैक्सॉन जो होता है, अभी हमने पढ़ा पहला क्वेश्चन, टैक्सॉन के अंदर हम कोई भी रैंकिंग देखते हैं, टैक्सोनॉमिक ग्रुप की कोई भी रैंकिंग देखते हैं, तो आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। तो ये भी 90 के अंदर भी ये क्वेश्चन आया है, 92 के अंदर भी ये क्वेश्चन आया, आपका 2 बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, बेसिक यूनिट और स्मॉलेस्ट टैक्सॉन ऑफ टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन। तो सबसे बेसिक यूनिट या फिर स्मॉलेस्ट टैक्सॉन कौन सा है, इसके बारे में आपको पता ही है, ये क्वेश्चन 90 के अंदर आया है। आप एक बार देखिए आप क्या करते हो, तो कौन सा आंसर है इसका, तो इसका आंसर है आपका ए। तो जो बेसिक यूनिट होती है, सबसे स्मॉलेस्ट टैक्सॉन जो आपका वो है स्पीसीज, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज वाज पुट फॉरवर्ड बाई। तो जो स्टैटिक कॉन्सेप्ट दिए, स्टैटिक कॉन्सेप्ट को, स्पीसीज के स्टैटिक कॉन्सेप्ट को किसने आगे की तरफ फॉरवर्ड किया था, किसने आगे बढ़ाया था, किसके द्वारा ये काम किया गया था। तो इसके अंदर आपको ऑप्शन देखने, कौन सा ऑप्शन है एक बार देखो गाइज। तो इसका जो 25 का जो ऑप्शन नंबर आपका बी इज़ करेक्ट। तो जो लीनियस था, इसने स्पीसीज के कॉन्सेप्ट को आगे की तरफ बढ़ाया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 26 क्वेश्चन, 26 को देखिए। 26 आपको कॉलम मैच करने हैं, कॉलम कौन सा मैच करता है कौन सा नहीं करता। तो आपको मैच ऑफ द आइटम्स गिवन ऑफ फर्स्ट एंड दोज इन कॉलम, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। तो आपको करेक्ट ऑप्शन बिलो करना है, कौन सा कॉलम मैच करता है वो देखना आपको। तो सबसे पहले देखेंगे हम यहाँ पे हर्बेरियम, ठीक है। हर्बेरियम जो होता है इसके बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। हर्बेरियम में यहाँ पे कॉलम 1 में कॉलम की है, म्यूजियम है और कैटालॉग है, ठीक है। तो ये जो कॉलम है आपके, इसके अंदर सबसे पहले हर्बेरियम में इट इज़ प्लेस्ड हैविंग ए कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट। तो क्या हर्बेरियम के अंदर हम प्रिजर्व प्लांट करके रखते हैं, ठीक है। तो हर्बेरियम के अंदर आगे पढ़िए, ये ए लिस्ट ऑफ एनाबरेटस मैथोलॉजिकल ऑल द स्पीसीज फाउंड इन एरिया विद द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन एडिंग द आइडेंटिफिकेशन। तो ये भी नहीं है इसका। इट इज़ ए प्लेस वेयर ड्राइड एंड प्रेसिंग प्लांट स्पेसिमेंस माउंटेड ऑन द सीट एंड केप्ट। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो हर्बेरियम जो आएगा आपका वो थर्ड वाले में आएगा। हर्बेरियम के अंदर क्या काम करते हैं हम, हर्बेरियम के अंदर हम स्पेसिमेंस को, ठीक है, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को ले रहे हैं और उसको हम ड्राई कर रहे हैं, उसको हम सुखा रहे हैं, उसको एक तरीके से किल कर रहे हैं, किल करके ड्राई करके उसे प्रेस्ड कर देंगे और उसे सुरक्षित रख देंगे सीट पर, ठीक है, हर्बेरियम के अंदर। तो आपका ऑप्शन जो थर्ड वाला 2 में करेक्ट है, बी के अंदर करेक्ट है और आपका डी के अंदर करेक्ट है। तो अब आगे ऑप्शन देखते हैं कौन सा है। अगर आपका एक ही मिलता तो हम यहीं पे ऑप्शन करेक्ट कर देते। नेक्स्ट है आपका की, ठीक है। तो की के अंदर देखते हैं हम, की के अंदर पहला वाला भी नहीं है, की के अंदर दूसरा वाला भी नहीं है, थर्ड वाला हमारा हो गया। तो की के अंदर देखेंगे यहाँ पे ए बुकलेट कॉन्टेनिंग ए लिस्ट ऑफ करेक्टरिस्टिक्स एंड अल्टरनेट विच इज़ द हेल्पफुल फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस टैक्सा। तो ये बिल्कुल सही है कि हम एक बुकलेट रखेंगे, उसके अंदर वो उनके करेक्टर की लिस्ट रखेंगे, ठीक है, ऑर्गेनिज्म के करेक्टर की लिस्ट रखेंगे और उनको एक आइडेंटिफिकेशन से करके, उनको आइडेंटिफाई करके उनको अल्टरनेट कर देंगे, उनको अलग अलग कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बी का जो फोर्थ वाला है, बी का फोर्थ वाला ऑप्शन आपका डी के अंदर करेक्ट है। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। तो आपका जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं हम, म्यूजियम के बारे में बता देता हूँ। म्यूजियम के अंदर आपका, म्यूजियम एक प्लेस है जिसके अंदर हम प्रिजर्व प्लांट को कलेक्ट करके रखेंगे, एनिमल्स को कलेक्ट करके रखेंगे, किसके अंदर, उनको एक प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन के अंदर उनको हम रखेंगे म्यूजियम के अंदर, ठीक है। ये कॉलेज में भी देखने को मिलता है हमें, ठीक है, या फिर अलग से भी कुछ बायोलॉजिकल म्यूजियम्स बने हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका कैटलॉग वाले, इसके अंदर आपका बी ऑप्शन सही है, देख लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 नीट सेकंड पेपर में आपको 2016 में नीट सेकंड पेपर में ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो, द लेवल ऑफ हर्बेरियम शीट डज नॉट कैरी इन्फॉर्मेशन ऑफ। तो जो हर्बेरियम शीट की जो इन्फॉर्मेशन है वो कौन सा लेवल, मतलब हर्बेरियम शीट के अंदर, जो हर्बेरियम शीट में
किसको, कौन सी इन्फॉर्मेशन को हम नहीं लेते। तो देखो एक बार कौन सा आंसर है, आप करिए इसको करेक्ट। तो देखो यहाँ पे डेट ऑफ कलेक्शन, तो हर्बेरियम के अंदर हम डेट ऑफ कलेक्शन भी रखते हैं, बिल्कुल सही बात है। नेम ऑफ कलेक्टर, कलेक्टर का नेम भी लिखते हैं, जिसने ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर करके कलेक्ट किया उसका नेम भी लिखेंगे। जिस डेट को कलेक्ट किया उस डेट को भी लिखेंगे, और उसका लोकल नेम भी लिखेंगे कि भाई जिस एरिया से हमने लिया उस एरिया के अंदर उस ऑर्गेनिज्म का क्या नाम है वो भी लिखना है। बट हमें प्लांट की हाइट वगैरह कोई भी ऐसा कुछ हमें नहीं है कि भाई हर्बेरियम के अंदर हमें प्लांट की हाइट को भी मेंशन करना, तो ये ऑप्शन यहाँ से गलत है। तो क्वेश्चन में नॉट पूछा तो इसलिए आपका डी ऑप्शन सही है। तो हर्बेरियम के अंदर ए, सी और बी ये तीनों काम किया जाते हैं, डी वाला काम किसी भी प्लांट की हाइट नहीं उसमें मेंशन की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 28, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। तो आपको कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है वो देखनी है आपकी। ये नीट 2013 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसके अंदर देखिए, ए म्यूजियम हैज़ कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। क्या म्यूजियम के अंदर हम फोटोग्राफ और एनिमल को कलेक्ट करते हैं? वैसे ये ऑप्शन देखो, अगले वाले ऑप्शन और पढ़ लेते हैं पहले। की इज टैक्सोनॉमिकल एड आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीसीज। तो जो की होता है क्या वो आइडेंटिफाई करता स्पेसिमेंस को? सही है, आइडेंटिफाई करता की स्पेसिमेंस को, बट यहाँ पे नॉट पूछा ना, तो ये तो सही है वैसे तो की। हर्बेरियम जो होता है हाउस ड्राइड, हर्बेरियम एक हाउस है जिसके अंदर ड्राइड करते हैं हम किसी ऑर्गेनिज्म को, प्रेस करते हैं, ठीक है, उसे मारते हैं, उसको प्रेस कर रहे हैं, चिपका रहे हैं, हम उसे प्रिजर्व करके रख रहे हैं प्लांट की स्पीसीमेंस को। तो ये ऑप्शन भी सही है वैसे तो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बॉटनिकल गार्डन्स हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट फॉर रेफरेंस। तो बॉटनिकल गार्डन के अंदर हम लिविंग प्लांट को रेफरेंस के लिए रखते हैं, तो ये भी सही है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, बट यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा है। तो नॉट करेक्ट के अंदर हम म्यूजियम के अंदर हम फोटोग्राफ वगैरह नहीं रखते हैं, तो म्यूजियम के अंदर हम जो रखते हैं वो प्लांट या एनिमल के स्पेसिमेंट को प्रिजर्व करके रखते हैं, ठीक है। तो मोस्टली एनिमल के स्पीसीमेंट को प्रिजर्व करके रखा जाता है प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन के अंदर। तो आपका यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा है, तो इनके अंदर कोई फोटोग्राफ वगैरह नहीं रखते हैं, तो इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ बॉटनिकल गार्डन। तो बॉटनिकल गार्डन का आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन देखना है, बॉटनिकल गार्डन का क्या फंक्शन है। तो देखो, दे प्रोवाइड ए ब्यूटीफुल एरिया ऑफ रिक्रिएशंस। तो क्या बॉटनिकल गार्डन में एक ब्यूटीफुल एरिया प्रोवाइड करते हैं हमें? तो ऐसा तो कुछ नहीं है भाई जो वो ब्यूटीफुल एरिया प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट आपका, वन कैन ऑब्जर्व ट्रॉपिकल प्लांट देयर। इनके अंदर क्या हम ट्रॉपिकल प्लांट को ऑब्जर्व करते हैं, केवल ट्रॉपिकल प्लांट को देखते हैं? तो ऐसा भी नहीं, क्योंकि बॉटनिकल गार्डन के अंदर तो हम बहुत सारे प्लांट को देखते हैं, अलग अलग टाइप के सभी प्लांट को देखते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन, दे अलाउ एक्स-सिटू कंजर्वेशन, दे अलाउ एक्स-सिटू कंजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्म। क्या ये एक्स-सिटू कंजर्वेशन जर्म प्लाज्म के लिए एक्स-सिटू कंजर्वेशन करते हैं? तो इसका मीन है यहाँ से कि जो हम एक्स-सिटू कंजर्वेशन होते हैं, जर्म प्लाज्म का मतलब होता है जो जर्म सेल्स होती हैं, तो जर्म सेल को कंजर्व करते हैं हम, बिल्कुल सही बात है। यहाँ से बॉटनिकल गार्डन के अंदर हम जर्म सेल को कंजर्व करते हैं, जर्म सेल को सुरक्षित रखते हैं, ताकि कोई प्लांट अगर हमें लुप्त होता दिखाई दे रहा तो उसकी जर्मिनेशन को, उसके जर्म सेल को कलेक्ट करके रखते हैं भाई, आगे के लिए वो जो प्लांट है आगे के लिए उसे लुप्त नहीं होने देंगे, ठीक है, इसलिए उसके जर्म सेल को रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपको प्रिजर्व करके रखा जाता है बॉटनिकल गार्डन्स के अंदर। दे प्रोवाइड आर नेचुरल हैबिट फॉर विल्ड लाइफ। क्या ये जो जंगली जानवर होते हैं उनके लिए नेचुरल हैबिट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है, ये हमारा जूलॉजिकल पार्क के अंदर देखने को मिला। तो यहाँ से आपका जो बॉटनिकल गार्डन का जो फंक्शन है वो आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट, ठीक है। तो आई होप आपको ये 29 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ये चैप्टर 11th क्लास के चैप्टर फर्स्ट से द लिविंग ऑर्गेनिज्म चैप्टर से अब तक के आए हुए सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो कि अब तक नीट या AIPMT के एग्ज़ाम में आए हैं, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने ईयर भी मेंशन किया हुआ है, जिस ईयर में जो जो क्वेश्चन आया है वो भी मेंशन किया हुआ है। अगर आपको इस तरीके की और बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ पढ़नी है तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।